हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हमारी सीरीज चल रही है जनरल साइंस की। तो इसकी 4 से 5 क्लासेस पहले आ चुकी है, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट क्लास को देखिएगा। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में। इससे देखिए कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है ये। इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। देखिए प्रकाश क्या है? एक तरह की ऊर्जा होती है प्रकाश, ठीक है। और इसका देखिए मैंने आपको बताया था ना, प्रकाश कौन सी तरंगे होती है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुप्रस्थ, क्योंकि ये क्या होती है? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो इसलिए ये कैसी होती है? देखिए ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। और इनके देखिए प्रकाश में मैंने आपको बताया था ना कि इसकी दो तरह की प्रकृति होती है। एक तो ये तरंग भी होता है और एक ये कण भी होता है। ये दोनों इसके अंदर गुण होते हैं, ठीक है। स्वयं के प्रकाश से जो वस्तुएं प्रकाशित हो जाए उसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। अब देखिए तरंग की चाल का सबसे पहले किसने मापन किया था? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे पहले रोमर ने किया था, ठीक है। रोमर ने किया था। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। प्रकाश की चाल देखिए किस पे डिपेंड करती है? प्रकाश की चाल इस बात पे डिपेंड करती है कि जिस माध्यम से प्रकाश जा रहा है उसका अपवर्तनांक क्या है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करती है कि उसका सबसे अधिक कहाँ होती है प्रकाश की चाल? सबसे अधिक होती है निर्वात में। सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में होती है, ठीक है। प्रकाश, आप समझ गए प्रकाश क्या होता है? ये देखिए कैसी तरंगे हैं, तो आपको ध्यान रखना कि अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश में कौन से दो गुण होते हैं? एक तो ये तरंग की तरह भी काम करता है और एक कण की तरह भी काम करता है। इसका मापन, प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखिएगा। और प्रकाश की चाल किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है कि जिस माध्यम से प्रकाश जा रहा है उसका अपवर्तनांक कितना है, ठीक है। इस बात पे डिपेंड करती है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे कुछ दृष्टि दोष दिए हुए हैं, आप इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक देखिए, एक होता है निकट दृष्टि दोष। देखिए हमेशा आप इसको याद कैसे, अब देखिए निकट दृष्टि दोष, तो इसका मतलब ये नहीं कि निकट की चीजें नहीं दिखाई दे रही। निकट का मतलब होता है कि यहाँ पे आप इसका अपोजिट रिलेट कर सकते हैं, इसको अपोजिट से। निकट दृष्टि मतलब दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही है। निकट दृष्टि दोष है उसको, मतलब उसको दूर की चीजें अच्छे से नहीं दिख रही है, ठीक है। इसके अगर इसको दूर करना, तो जैसे चश्मा लगता है ना कि अब दूर की चीजें नहीं, तो वो जो चश्मा लगता है वो क्या होता है? वो अवतल लेंस होता है, ठीक है। क्या होता है? अवतल लेंस होता है। और दूर दृष्टि क्या होती है? जब पास की वस्तुएं सही से नहीं दिखाई दे रही है। दूर की तो देख ले रहा है लेकिन पास की नहीं देख पा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। समझ गए? जब निकट का मतलब कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही है, और दूर का मतलब निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। और जब निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस लेंगे, ठीक है, अवतल। और जब दूर दृष्टि है तो क्या लेंगे? उत्तल लेंस लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूर दृष्टि दोष हो जाती है तो कौन, उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? उसके लिए उत्तल लेंस यूज करते हैं। देखिए अगर आपने एक याद रख लिया तो आपको दूसरा अपने आप किया। आपने निकट का याद कर लिया, निकट के लिए कौन सा ले रहे हैं? अवतल। बस आपको ये ध्यान रखना है, निकट के लिए अवतल ले रहे हैं, तो दूर के लिए क्या लेंगे? उत्तल लेंगे, ठीक है। बस दो चीजें ध्यान रखिए। एक देखिए होती है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है कि व्यक्ति को न तो दूर की चीजें दिख रही हैं और न ही पास की चीजें दिख रही हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि एक द्विफोकस लेंस होता है। द्विफोकस मतलब दो फोकस ना। आपने देखा होगा कई लोगों के जिसके चश्मे
जैसे किसी की आंख खराब हो गई है, ठीक है, और उसको दूर का भी नहीं दिख रहा है, पास का भी नहीं, तो उसका एक चश्मा लगता है, तब देखें बीच में ऐसे छोटा सा और उठा हुआ चश्मा रहता है, एक बड़ा सा रहता है, और उसी चश्मे में बीच में आपको अलग से उस पर दो द्वि फोकस लेंस लगाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर अवतल लेंस और नीचे वाला लेंस उत्तल होता है, क्योंकि अब देखो ना दूर का दिख रहा है ना पास का दिख रहा है, तो अब क्योंकि दूर के लिए आपने क्या देखा है कि अगर उसको निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस लगाते थे, और अगर दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल। अब जब दोनों दूर दृष्टि दोष है तो दोनों लेंस लगाना पड़ेगा, तो एक ही, अब दो चश्मा तो ऐसा नहीं कि दूर की देखना है तो वो दूसरा चश्मा लगाएगा, पास का देखना तो एक ही चश्मा ऐसा बनाया जाएगा ना कि उसमें क्या करेंगे, ऊपर अवतल लेंस लगा देते हैं और नीचे क्या लगा देते हैं, उत्तल लेंस, ठीक है, जो आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये हो गया आपका, ये आपने पढ़ा जरा दृष्टि दोष, ठीक है। एक होता है दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, ये और ये तो नॉर्मली सब लोग जानते हैं, ये दोनों पे आप ध्यान रखिएगा कि अबिंदुकता क्या होती है। इसमें क्या होता है ना कि व्यक्ति को ये नहीं समझ में आता कोई रेखा ऊर्ध्वाधर है कि क्षैतिज रेखा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक रेखा ऐसी खींची है हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल, तो उसको ये नहीं समझ में आएगा कि ये रेखा ऐसे हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल, तो इस चीज में वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा, तो ये क्या हो जाता है अबिंदुकता, ठीक है। इसके लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, बेलनाकार लेंस लगाते हैं, इसके लिए एक बेलनाकार लेंस लगा देते हैं, तो उसको डिफरेंस तो ये देखिए चार दृष्टि दोष बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप नॉर्मली आप जानते होंगे, आपने इन दोनों पे ध्यान कम दिया होगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। लेंस की क्षमता क्या हो, लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी, जो भी फोकस दूरी है उसके व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। लेंस की क्षमता क्या है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, मतलब जितना दूरी, फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस, जब क्षमता, अगर दूरी ज्यादा है तो क्या होगा, क्षमता कम होगी, और अगर फोकस दूरी कम है तो क्षमता ज्यादा होगी, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, डायप्टर, याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। धूप के चश्मे, जो धूप वाले चश्मे नहीं लगाते, उसकी डायप्टर क्या होती है, उसकी क्षमता शून्य होती है, ठीक है, उसकी क्षमता कितनी होती है, शून्य होती है। और उत्तल लेंस की क्षमता घनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, देखिए एक एक लाइन में आपको एक एक क्वेश्चन दिख रहे हैं, देखिए कैसे। अब देखिए आपसे पूछे लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, शून्य होती है, उत्तल लेंस की धनात्मक, अवतल लेंस की ऋणात्मक, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन में आपको एक एक क्वेश्चन दिख रहे हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण आप देखिए, जब भी आपने देखा ना कि जो साइड मिरर होता है, जैसे जैसे कार से जाते हैं कार वाले या ट्रक बस वाले ने देखा होगा, उनके इधर बगल में एक मिरर लगा होता है जो उसको पीछे की चीजें दिखाता है, ठीक है, वो साइड में लगा रहता है, तो वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। तो ड्राइवर के बगल में जो लगा रहता है, सड़क पे जो आपने देखा होंगे लैंप लगे होते हैं परावर्तक, वो सब क्या होते हैं, उत्तल दर्पण। ये देखिए क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऐसे कि जो ड्राइवर के बगल में जो शीशा लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो आप बताएंगे उत्तल होता है। अवतल दर्पण कौन सा होता है, जो सोलर कुकर में यूज होता है, गाड़ी की हेडलाइट में जो लगा रहता है, जो गाड़ी की हेडलाइट में लगा वो क्या होता है, वो होता है अवतल दर्पण, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए कोई शीशा यूज करते हो, जो सर्च लाइट के लिए दाढ़ी बनाने के लिए बड़ी फोकस दूरी वाला, ये डाले दीजिए। अब देखिए जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका डॉक्टर क्या करता है, अगर उसको चेक करना है कान नाक या गले की, तो वो एक शीशे से देखता है, तो वो कौन सा शीशा होता है, वो अवतल होता है, अवतल होता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। और जो वाहन की हेडलाइट में जो शीशा लगा होता है वो अवतल तो होता है, वो अवतल होता है, लेकिन कैसा होता है, परवलयिक होता है, ठीक है, उसका शेप कैसे होता है, परवलयिक, ठीक है। तो ये सब आप चीजें ध्यान रखिए एकदम।
और आप इसको एकदम ध्यान से एकदम रट के मत याद करिए, समझ के याद करिए। आप उस चीज को देख सोचिए। जैसे अब आपने कई जगह देखा होगा ना कि आप जब गाड़ी से जा रहे थे, जो बगल वाला शीशा आप सोचिए कि ये कौन सा शीशा है, ये उत्तल शीशा है। अब जब डॉक्टर के पास गए तो वहां कौन सा शीशा लगा रहता है, वो जो मतलब जिससे वो चेक करता है, तो वो कौन सा शीशा होता है, वो होता है समतल। ठीक है, कौन सा होता है, अवतल, अवतल। ठीक है, ये सब चीजें आपको अपने दिमाग में लानी है बस। अब देखिए समतल दर्पण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए। समतल दर्पण के बारे में, यदि दो समतल दर्पण समानांतर स्थिति में हो तो उनके बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। ठीक है, दो समतल दर्पण है और वो कहाँ है, समानांतर स्थिति में है, तो उनके बीच अगर कोई भी वस्तु रख दे, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई देखे दो समतल शीशे हैं, समतल दर्पण, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से समान अंतर पे है, तो इसके बीच में मान एक वस्तु रख दी आपने, तो इसकी जो प्रतिबिंब बनेगा इसी के क्या होगा, वो अनंत होगा। क्या होगा प्रतिबिंब का, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत होगा। ठीक है, अनंत होगा। और यदि दो समतल दर्पण लंबवत स्थिति में है तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, अगर लंबवत स्थिति में है तो 3 होगी, और अगर समतल अगर समानांतर में है तो 2। देखिए समानांतर में कहता है कि दो वस्तुएं मान लीजिए एक यहाँ है और एक यहाँ, समान अंतर पे है दो, समानांतर मीन्स क्या हो गया, दोनों का अंतर कितना, समान अंतर पे रखे हुए हैं। और लंबवत मीन्स एक इधर रखा है ऐसे और एक इसके इधर, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के लंबवत रखे हुए, तो ये हो जाता है लंबवत और ये हो जाता है समानांतर। ठीक है, अब मान लीजिए दो शीशे ऐसे रखे और यहाँ पे एक वस्तु है, तो क्या होगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, अनंत होगा, अनंत, बहुत सारे प्रतिबिंब दिखेंगे। और अगर ये लंबवत रखा हुआ है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना, सिर्फ 3 संख्या बनेगी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा कोई व्यक्ति है। ठीक है, तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो उसके लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, वो 0.75 मीटर। मतलब जितनी लंबाई, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है किसी शीशे में, तो इसके लिए उसकी लंबाई का आधा होना चाहिए। शीशे की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जितना आदमी का लंबाई है, जैसे जो व्यक्ति अपनी लंबाई चेक कर रहा है, जितनी उसकी लंबाई है उसकी आधी लंबाई मिरर की होनी चाहिए, तभी वो अपना पूरा प्रतिबिंब इसमें देख पाएगा। ठीक है, अगर उसको पूरा सर से पैर तक अपना पूरा चीज देखना है, बॉडी एक मिरर में, तो उसके लिए उसको शीशा जो खरीदेगा वो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसकी लंबाई की आधी होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, तभी वो देख पाएगा। देखिए ये देखिए कह रहे हैं समतल दर्पण में संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। ठीक है, अगर वस्तु की लंबाई से आधी होगी तभी वो पूरी तरह से दिख पाएगा। तो आप ये सब चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए कुछ रंग दिए हुए हैं, कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कलर। देखिए प्राथमिक रंग, ये आपको पता होना चाहिए, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। प्राथमिक रंग में मतलब ये सब कलर, इन सबको मिला के और कलर बनाए जाते हैं, प्राथमिक कलर है ये सब। ये जैसे लाल है, हरा है और नीला, ये क्या है, प्राथमिक 3 होते हैं, ध्यान रखिएगा, लाल, हरा, नीला, ये क्या होते हैं, प्राथमिक कलर। प्रकाश का रंग किस पे निर्भर करता है, प्रकाश का रंग निर्भर करता है कि तरंग दैर्घ्य पर। तरंग दैर्घ्य पर सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लाल रंग की। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लाल रंग की, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा किसकी होती है, लाल रंग की, और सबसे कम किसकी होती है, नीले रंग की। ठीक है, नीले नहीं, बैगनी की होती है सबसे कम। देखिए जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनता है, देखिए सफेद रंग बनता है। जब लाल, हरा और नीला ये तीनों क्या है,
प्राथमिक रंग है। अगर इन तीनों को मिला दिया जाएगा ना तो क्या बनेगा, सफेद कलर मिलेगा। ठीक है, लाल, हरा और नीला, इन तीनों को मिला देंगे तो क्या मिलेगा, डब्लू, व्हाइट कलर मिलता है। ठीक है, जब भी आप कभी कलर लेंगे तीन, आप कलर होगा कभी चेक करिएगा, आपने रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों को मिला दिया तो आपको व्हाइट कलर मिल जाएगा। ठीक है, ये सब क्या हो गया, द्वितीयक रंग। ये प्राथमिक रंग मीन्स ये रंग, इन्हीं रंगों को मिला के बाकी सारे रंग बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक तरंग किसकी होती है, लाल रंग की। प्रिज्म से गुजरने पे सबसे अधिक विचलन कौन दर्शाता है, बैगनी रंग। बैगनी रंग सबसे ज्यादा अधिक विचलित होता है क्योंकि इसकी देखिए तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है। इसकी बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है। ठीक है, और लाल रंग की सबसे ज्यादा होती है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित करता है। ठीक है, जैसे अब आपको कोई व्हाइट कलर की वस्तु दिख रही है तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी कलर जाएंगे इसने सबको अवशोषित कर लिया, सिर्फ किससे परावर्तित किया, सिर्फ व्हाइट कलर को। इसने क्या किया, व्हाइट कलर को परावर्तित कर दिया, तो इसीलिए वो आपको व्हाइट दिखेगी। हरे पत्ते, जैसे हरे पत्ते वाले पौधे, अब आप उसको अगर लाल प्रकाश में देखेंगे तो वो आपको कैसे दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ठीक है, जब हरे पत्ते वाली चीजें हैं, जब आप उसको लाल प्रकाश में देखेंगे तो वो आपको काला दिखाई देगा। और अगर कोई पीली वस्तु है, पीली वस्तु को आप लाल प्रकाश में देखेंगे तो वो आपको वो भी काली दिखाई देगी। ठीक है, पीली वस्तु भी काली दिखाई देगी। इंद्रधनुष में कितने रंग है, आपको पता है 7 है, और इनके किनारों पे कौन से रंग होते हैं, बैगनी और लाल। ठीक है, बैगनी, और लास्ट में क्या होता है, विबग्योर आपने पढ़ा था 7 कलर के लिए। पहला क्या होता है, बैगनी, और सबसे लास्ट वाला क्या होता है, रेड कलर। ठीक है, अब देखिए दर्पण एवं लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। आप देखिए यहाँ पे अगर आप इसको बहुत अच्छे से 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और ये चीजें कोई बहुत रटने वाली होती नहीं, सब नॉर्मल सी चीजें हैं, ये आप अपने नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो आप अगर इस चीज को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपको सब ध्यान से याद हो जाएगी। ठीक है, आपको रटना नहीं है कोई, बस समझना है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि एक उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। अब एक जैसे उत्तल दर्पण है तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, वस्तु से छोटा। ठीक है, वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा होता है। अब देखिए जैसे उत्तल दर्पण लगा हुआ है कार के आगे, तो कोई पीछे से कोई वस्तु आ रही है, जैसे कोई गाड़ी आ रही है तो वो उतनी बड़ी तो नहीं दिखती ना जितनी बड़ी है, वो छोटी दिखती है। ठीक है, क्या होती है, छोटी दिखती है, और आभासी और सीधा। ठीक है, हमेशा क्या होती है, छोटी। और एक समतल दर्पण है अगर, तो उस पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वो वस्तु के बराबर ही रहेगा, जितना वस्तु है उतना रहेगा। आभासी रहेगी ये भी, और ये उल्टा होता है, ये क्या होती है, सीधा बनती है, और ये क्या होती है, उल्टा बनती है। किस दर्पण का प्रयोग वस्तु का आवर्धित आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो वो होता है अवतल दर्पण। अवतल, ये समतल अलग है, अवतल अलग है। समतल में क्या हो रहा है, बराबर लेकिन उल्टा, पार्श्व उल्टा। और अगर आपका यहाँ पे अवतल दर्पण है तो उस पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा। ठीक है, एक अवतल लेंस, अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी, ये होता है, आभासी होता है। उत्तल लेंस के द्वारा आभासी प्रतिबिंब वस्तु को किस स्थिति में बनाता है, उत्तल लेंस के द्वारा आभासी प्रतिबिंब वस्तु की किस स्थिति में बनता है, जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में होता है। ठीक है, जब वस्तु क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में होता है, तो कौन सा बनता है, वो बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। देखिए एक होता है कि जैसे अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है ना, तो उसकी कुछ स्थितियां होती हैं। अवतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है तो उसकी कुछ 6 स्थितियां होती हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि वस्तु कहाँ पे रखी हुई है। देखिए अगर आप उसको
तो देखिए एक देख लेते हैं थोड़ा सा कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, ये क्वेश्चन आ जाता है आपका। अवतल दर्पण है जैसे ना कि अगर अवतल दर्पण है उस पे देखिए इस पे आ जाता है क्वेश्चन, तो यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा, आप इसको देख लीजिए। तो इसके लिए देखिए क्या कहता है कि अवतल दर्पण एक मिनट, चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, इससे देखिए आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। जो अवतल दर्पण होते हैं ना, अवतल दर्पण पे बने प्रतिबिंब की स्थिति आपको बतानी है एवं प्रकृति बतानी है। ठीक है, एवं क्या बतानी है? प्रकृति। अब देखिए अवतल दर्पण पे जो 6 तरह की स्थिति आती है, ठीक है, वस्तु। अब आप इसको रटेंगे नहीं, अब आपको देखिए इसको एक ट्रिक से याद करना है। कैसे? डायग्राम से याद करना है, समझ लीजिए बस। तो अब देखिए 6 स्थितियां बनती हैं। कितनी बनती है? 6 स्थिति। एक मिनट, तो आप देखिए 6 लाइन बना लीजिए। कितनी मैंने तो आपको कितनी बनती है? 6। तो ठीक है, पहले आप 6 लाइनें बना लीजिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, आपने इस तरह से 6 लाइनें बना लीजिएगा अच्छे से। फिर आप यहाँ पे एक लाइन खींचिए, इसके जो इन सबको मिडिल से काटे, और यहाँ पे आप लगाइए लेंस। ये क्या हो जाएगा? समअवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, पहले देखिए आप ये चीज सीख लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। 4 5 एंड 6 6 कंडीशन होते हैं। ठीक है, ये होता है अनंत, अनंत। ये क्या होता है? अनंत। और ये क्या होता है? सेंटर। और फोकस कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है फोकस। ये क्या है? फोकस। और ध्रुव कहाँ पे होता है? ये है ध्रुव। ठीक है, ये क्या है? प्रतिबिंब के पीछे बनता है। ये क्या है? ध्रुव है। ये है ध्रुव। अब देखिए आपसे क्वेश्चन बनता है कि जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, देखिए 3 क्वेश्चन, इसमें से 6 क्वेश्चन देखिए इसमें से सीधे सीधे बन जाते हैं। तो आपसे एक कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप देखिए अब वैसे याद करेंगे तो आपके लिए ये टफ हो जाएगा। आपको याद कैसे करना है, इसको याद करने की बहुत अच्छी सी ट्रिक होती है, वो आप बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे आपसे पूछ ले कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। तो आप एक चीज ध्यान रखिए पहले कि वस्तु या 1 से 5 तक चाहे जहां पर भी हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और वास्तविक होता है। ठीक है, हमेशा 1 से 5 तक वर्ग में 1 से 5 तक जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो क्या होंगे? सब उल्टे होंगे, उल्टा व वास्तविक होंगे। वास्तविक कहाँ तक? 5 तक, 1 से 5 तक। 6 को अभी आप भूल जाइए, अब 1 से 5। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये आपसे पूछता है, तो आप देखिए याद वैसे याद करेंगे कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे 5 याद रखिएगा, 5 पे फोकस है, 3 पे सेंटर, यहाँ अनंत, यहाँ 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अगर ये नहीं याद रहेगा तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 2 लाइन के बीच में बनना है, ध्यान रखिएगा। आपने ऐसे 6 लाइनें खींच ली। अब देखिए अब आपसे पूछा है जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, वक्रता केंद्र ये है और अनंत इसके बीच में है, तब फोकस कहाँ बनेगा। तो देखिए फोकस तब कहाँ बनेगा? फोकस तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो अब आप इसको देखिए कैसे इस तरह से याद करेंगे तो आप याद नहीं कर पाएंगे।
अब आपको देखिए इसको कैसे याद करना है। आप यहाँ पे, आप देखिए मैंने कहा 6 को अभी छोड़ दीजिए। अब आप यहाँ पे उल्टे लाइन लिखिए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आपने ऐसे लिख लेना है। और अब आप इसको 1 को 1 से मिला लीजिए। आप क्या करिए, 1 को मिला लीजिए 1 से, 2 को मिला लीजिए 2 से, 2 को आपने 2 से मिला लिया, 3 को 3 से मिला है, 4 को आप मिला लीजिए 4 से, और 5 को आप मिला लीजिए 5 से। ठीक है, बस इतना काम आपने कर लिया। अब देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बस इजी होता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहे कि जब वस्तु अनंत पे है, जब वस्तु यहाँ अनंत पे है तब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। देखिए जब वस्तु अनंत पे है यहाँ पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। ये देखिए प्रतिबिंब कहाँ गया, 1। कहाँ 1 पे क्या है, फोकस। तो जब वस्तु अनंत पे है, ऐसे लिखते चलिए आप कि जब वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पे। कहाँ बन रहा है, फोकस। फोकस कहाँ है, ये। ठीक है, आपने देखे याद करने का तरीका, जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पे। ठीक है, अब कैसा बनना है, सब में उल्टा और वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब बनना है, उल्टा और वास्तविक। यहां तक 5 तक। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र ये है और अनंत के बीच में है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में क्या है, 2, मतलब वस्तु यहाँ पे है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। देखिए प्रतिबिंब कहाँ गया, यहाँ पे आया, कहाँ पे बन रहा है, तब प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। ठीक है, देखिए कितना इजी हो रहा है क्वेश्चन, आपने बस ये डायग्राम बनाया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है, यहीं पे तो बन रहा है इसका प्रतिबिंब। ठीक है, अब जब वस्तु, चौथे पे आ जाइए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, देखिए कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। किसके बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन कि जब वस्तु कहाँ पे है, फोकस पर है, जब वस्तु यहाँ पे रखी है फोकस पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 5 से आपने 5 को मिला है, अनंत पे बन रहा है। कहाँ मिल बन रहा है, अनंत पे। बस ये आपके 5 क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे एक पूछ लेगा इसमें से कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो आप देखिए कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पे। इस तरह आपने 5 क्वेश्चन आपने एग्जाम के लिए तैयार कर लिए, और हमेशा क्या हो रहा है, उल्टा और वास्तविक बन रहा है। सिर्फ लास्ट वाला अब देखिए कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है, जब वस्तु कहाँ है, फोकस और ध्रुव के बीच में, मतलब यहाँ पे देखिए वस्तु हर जगह 6 स्थिति मैंने बताई, ये अनंत है और ये क्या है, ध्रुव। इसके बीच में वस्तु को रखा जा रहा है, अनंत पे, फिर यहाँ पे, फिर ये सेंटर वक्रता केंद्र पे, फिर यहाँ, फिर फोकस पे, फिर यहाँ और फिर ध्रुव पे। तो इन सब स्थिति में आपको बताना है कि उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। ठीक है, 5 आपने समझ लिया। लास्ट देखिए, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, यहाँ पे दर्पण के पीछे बनेगा। और ये कैसा होगा, ये सीधा होगा, ये सब क्या थे, उल्टे, ये क्या होगा, सीधा होगा, और ये वास्तविक थे, और ये कैसा होगा, आभासी होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखिए। ठीक है, ये कैसा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। सिर्फ लास्ट वाले में डिफरेंस है, बाकी आपने 5 ऐसे आपको तैयार करने हैं। ये आपका अवतल दर्पण का है। और जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण जो होता है ना, जो उत्तल दर्पण होता है, इसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है हमेशा, और उसके ध्रुव व फोकस के बीच वस्तु से छोटा होता है। ये कैसा होता है, वस्तु से छोटा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। बस जब ये दर्पण के पीछे बनना है तो समझ जाइए कि वो सीधा होगा और आभासी होगा।
ठीक है, आभासी होगा और जितनी वस्तु की लंबाई या होगी उससे छोटा होगा, बस। तो अवतल दर्पण में आपको अलग अलग कंडीशन नहीं, अवतल दर्पण में सारी वस्तुओं का प्रतिबिंब ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रकाश, आपको दर्पण के बारे में ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग, अभी प्रकाश देखिए हमारा बचा हुआ है, उसको अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज इसको लाइक कर दिया करिए, और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।